जय हिंद। आज हमारा हिंदी व्याकरण का तीसरा क्लास है। पिछली क्लास में हमने हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला क्रम, स्वर व्यंजन और लिपि के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम इस क्लास के अंदर हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण पोर्शन, स्वर के भेद, स्वर के बोले जाने वाले स्थान, स्वर किस किस जगहों से बोले जाते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और व्यंजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हम हमारा जो मोटिवेशन कोड है उसे पढ़ लेते हैं। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। यानी संघर्ष तो सभी के जीवन में आता है। जो संघर्ष से लड़ता है, घबराता नहीं, वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर जाता है। और जो संघर्ष को देखकर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, वह कहीं का नहीं रह जाता, यानी उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो संघर्ष का आना जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस संघर्ष से लड़कर अपने जीवन को और बेहतर बनाना आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की एक कला है। तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए और अपने संघर्ष को स्वीकार करके उससे लड़ करके अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहिए। तो अपने व्याकरण की क्लास को चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अब उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर हमारे स्वर के भेद की बात करें, 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक तो हमारा पहला जो होता है लघु स्वर, इसे ही ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। तीसरा हमारा होता है प्लुत स्वर। वैसे हिंदी के अंदर प्लुत स्वर को नहीं माना जाता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। कम समय का तात्पर्य यानी एक मात्रा का समय लगता है, उसे ही ह्रस्व स्वर, लघु स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण कौन कौन से लघु स्वर होते हैं? पिछली क्लास के अंदर हमने बताया भी था कि लघु स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन्हें ही मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं स्वरों से ही अन्य स्वरों का भी निर्माण होता है, इसलिए इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए लघु स्वरों को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि निर्माण किस प्रकार से होता है। इन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों से अन्य स्वरों का निर्माण कैसे होता है देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा आ और प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ का निर्माण करते हैं, यानी मूल स्वर छोटा आ और मूल स्वर छोटा आ दोनों ही मिलकर के बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। और देखेंगे छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। छोटा आ प्लस छोटी ई मिल करके ए का निर्माण कर रहे हैं। छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से छोटा आ प्लस ए मिल करके ए का निर्माण करते हैं। छोटा आ प्लस ओ मिल करके औ का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, वे स्वर
जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। इसलिए दीर्घ स्वर जो होते हैं इनमें 2 गुना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर के अंदर कुल मिलाकर 7 स्वर वर्ण आते हैं। वे 7 स्वर वर्ण बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। हमने पहली क्लास में बताया है कि मूल स्वर जो होते हैं, मूल स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। मूल स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 4, और इस क्लास में भी बताया 4 स्वर होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। अब जो दीर्घ स्वर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो सजातीय स्वर होते हैं दीर्घ स्वर, और विजातीय दीर्घ स्वर होते हैं। ये सजातीय और विजातीय दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं इसे देख लेते हैं। इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती है कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं, विजातीय स्वर कौन से होते हैं। तो देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हम सजातीय स्वर के बारे में देख लेते हैं। सजातीय दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और कौन कौन से सजातीय स्वर के अंतर आते हैं? एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने जो वर्ण होते हैं उन्हें ही सजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। सजातीय दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर के बड़ा आ का निर्माण हुआ है। ये अपने समान वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें सजातीय वर्ण कहा जाता है। छोटी ई मिलकर के छोटी ई से बड़ी ई का निर्माण कर रहा है। छोटा ऊ मिलकर के छोटा ऊ से बड़ा ऊ का निर्माण कर रहा है, इसलिए इन वर्णों को सजातीय वर्ण कहा जाता है। इसी के अंदर री प्लस री मिलकर के बड़ी री का निर्माण करते हैं, बड़ी री का निर्माण करते हैं। किंतु हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के अंदर री को नहीं रखा जाता है, बड़ी री को नहीं रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर सजातीय स्वर के अंतर्गत री को नहीं रखा गया है। किंतु अगर संस्कृत में हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में सजातीय वर्णों की संख्या जो मानी जाती है वो 4 मानी जाती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। विजातीय स्वर कौन से होते हैं? विजातीय स्वर जो होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। विजातीय स्वर को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है एवं संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं नामों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इन स्वरों को या इन वर्णों के जो ये नाम होते हैं लगभग सभी को पता ही होते हैं, किंतु परीक्षा जो कंडक्ट करवाते हैं वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे परिचित नहीं होते। तो इन नामों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। विजातीय स्वर को ही संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है और इसे संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। विजातीय स्वर किसे कहते हैं, इसे संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है और संधि स्वर क्यों कहा जाता है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। अलग अलग स्वरों के मिलने से बनने वाले वर्ण विजातीय दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। अलग अलग स्वरों के मिलने से बनने वाले जो स्वर वर्ण होते हैं उन्हें ही विजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये विजातीय दीर्घ स्वर किन किन वर्णों से मिलते हैं? छोटा या के बाद अगर छोटी ई आ जाए, इनके मिलन से जो वर्ण बनता है वो ए वर्ण बनता है, और ए वर्ण जो बनता है इसी को ही विजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। छोटा आ के बाद छोटा ऊ आ जाए, इनके मिलने से ओ का निर्माण होता है। छोटा आ के बाद ए अगर आ जाए तो इससे अ का निर्माण होता है। छोटा आ के बाद अगर ओ आ जाए, इनके मिलने से
औ का निर्माण होता है। यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटी मिल करके एक संधि कर रहे हैं, इसलिए संधि यानी छोटा और छोटी दोनों मिल रहे हैं, इस प्रकार से ए का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे संधि वर्ण कहा जाता है। और चूंकि छोटा और छोटी दोनों ही स्वर हैं, दोनों ही मूल स्वर हैं, किंतु ये समान नहीं है, यानी छोटा छोटा से नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी से नहीं मिल रही है, इसलिए इन्हें विजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनके निर्माण से जो बनने वाला वर्ण है ए, ओ, ऐ और औ, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? जैसे ही संधि स्वर कहा जाता है उसी प्रकार संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त का अर्थ होता है मिलना। इस प्रकार से अब हमारा तीसरा जो स्वर का प्रकार होता है काल अवधि के आधार पर, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इसे संस्कृत के अंदर ही माना जाता है। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। हम उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पर ओम शब्द का प्रयोग किया गया है। ओम, इसे प्लुत स्वर कहा जाता है क्योंकि ओम का जाप जब करते हैं तो लंबा समय लगता और 3 मात्रा का समय, यानी 2 मात्रा लघु एवं दीर्घ के बाद जो मात्रा आती है वो प्लुत स्वर कहा जाता है। इन्हें याद करने की कुछ ट्रिक भी है। जैसे लघु स्वर किसे कहते हैं? लघु स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे लघु स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और 3 मात्रा का समय लगता है प्लुत स्वर के अंदर, इसलिए प्लुत स्वर कहते हैं। अब हमारा दूसरा जो स्वर का प्रकार होगा वो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ का जो आकार होता है उसमें कुछ बनावटें जो होती हैं वो निकलती हैं, उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। तो वो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो वृत्ताकार स्वर होता है, दूसरा अवृत्ताकार स्वर होता है। वृत्ताकार स्वर यानी जिनके उच्चारण में जो होंठ होते हैं वो गोल यानी वृत्त के समान हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। आप उच्चारण के माध्यम से इसे समझ भी सकते हैं, जैसे उ, ऊ, ओ, औ। इस प्रकार से यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इन 4 वर्णों को वृत्ताकार स्वर भी कहा जाता है। वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। वृत्ताकार स्वर किन किन वर्णों को कहा जाता है परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में होंठ वृत्ताकार न होकर के थोड़ा फैला हुआ और चपटा होता है, यानी गोल नहीं होता है। जिनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते बल्कि फैले रहते हैं, इन वर्णों को अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ वर्ण आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। अवृत्ताकार स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 7 होती है, वहीं वृत्ताकार स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। इस प्रकार से दोनों को मिलाने पर कुल 11 स्वर होते हैं, जिसमें 4 वृत्ताकार स्वर और 7 अवृत्ताकार स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने रूप में बांटे गए हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं।
अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर बांटे गए हैं, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग यानी आगे का भाग क्रियाशील होता है यानी सक्रिय होता है, उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा का यानी जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। और पश्च स्वर के अंतर्गत ऐसे वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का यानी जिह्वा का पश्चिम भाग यानी पीछे का जो भाग होता है वह सक्रिय होता है। तो अग्र स्वर के अंतर्गत छोटी, बड़ी, री, ए और अ ये वर्ण आते हैं, अग्र स्वर के अंतर्गत बोले जाते हैं। और मध्य स्वर जिह्वा के मध्य से बोले जाने वाले स्वर के अंतर्गत ओनली वन, केवल छोटा आ आता है। और पश्च स्वर के अंतर्गत 3 के आकार में जो लिखे जाते हैं वे स्वर आते हैं। ये याद करने का ट्रिक आपको बता दे रहे हैं हम। इस पहले आपको दिखा देंगे पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 5 वर्ण जो होते हैं वे जिह्वा के मध्य भाग में बोले जाने पर सक्रिय होते हैं। जो जिह्वा का मध्य भाग होता है उसे याद कर लेते हैं कि जो जिह्वा का मध्य भाग होता है उससे केवल एक वर्ण छोटा आ बोला जाता है। उसके बाद जो जिह्वा का पिछला हिस्सा होता है यानी पश्च भाग उससे 3 से जो निर्मित वर्ण होते हैं वे बोले जाते हैं 3 से निर्मित वर्ण, यानी छोटा ऊ, अगर हम देखें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा आ, ओ और औ। ये वर्ण जो होते हैं ये वर्ण जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। अब जो 11 स्वर वर्ण है इनमें बचे जो वर्ण होते हैं वे सभी क्या होते हैं जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाते हैं, इसलिए अग्र स्वर उन्हें कहा जाता है। बचने वाले कौन से वर्ण हो गए? एक तो छोटा हमने पढ़ लिया है, मध्य सक्रिय स्वर जो होते हैं मध्य भाग से बोले जाते हैं जिह्वा के। उसके बाद हमने पढ़ा बड़ा पश्च भाग से बोले जाते हैं। उसके बाद छोटी जो होती है ये अग्र स्वर से बोली जाती है। फिर बड़ी ई आती है, ये भी अग्र भाग से बोली जाती है। उसके बाद आता है छोटा ऊ जो हमने पढ़ा वो जिह्वा के पश्च भाग से बोली जाती है। और फिर बड़ा ऊ आ गया, बड़ा ऊ जिह्वा के पश्च भाग से बोली जाती है। बड़ा ऊ के बाद आ जाता है री जो होता है ये जिह्वा के अग्र भाग से बोला जाता है। उसके बाद ए, ये भी अग्रभाग से। फिर अ, ये भी अग्रभाग से बोला जाता है। ओ और औ जो होते हैं ये जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। नेक्स्ट हम स्वर के प्रकार देख लेते हैं। मुख आकृति या तालु के आधार पर बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें देख लेते हैं, यानी ऐसे स्वर जिनके बोलने से मुख के आकार में परिवर्तन होता है वे मुखाकृति के आधार पर बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। मुख आकृति के आधार पर जो स्वरों का भेद किया गया है वे 4 प्रकार से किया गया है। एक तो होता है समृद्ध स्वर, दूसरा जो होता है अर्ध समृद्ध स्वर, दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर होता है, तीसरा होता है विपरीत स्वर, और चौथा होता है अर्ध विपरीत स्वर।
अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध का अर्थ होता है बंद, वहीं विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। तो समृद्ध स्वर के अंतर्गत ऐसे स्वर वर्ण आएंगे जिन्हें के उच्चारण में हमें महसूस होता है कि मुख का जो आकार होता है वो बंद सा रहता है। और विपरीत स्वर के अंतर्गत ऐसे वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में हमें महसूस होता है कि हमारा जो मुख होता है वो अधिक खुला हुआ होता है। उन वर्णों को विपरीत स्वर कहा जाता है। अब आता है अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण से हमें महसूस होता है कि हम समृद्ध स्वर के उच्चारण में, समृद्ध स्वर में जिन वर्णों का उच्चारण किए हैं उन वर्णों के से अधिक हमारा मुंह खुला हुआ है। ऐसे वर्ण जो आते हैं अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। वहीं अर्ध विपरीत स्वर, विपरीत स्वर के उच्चारण में जो बोले जाने वाले स्वर होते हैं उनसे थोड़ा सा कम, और जो अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं उनसे थोड़ा सा अधिक खुला, मुंह खुला हुआ होता है। हम इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं वे उनमें कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं। समृद्ध स्वर, समृद्ध का अर्थ बंद सा, यानी मुख जो होता है कम खुलता है, मुख कम खुला हुआ होता है। इसके अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये 5 वर्ण स्वर वर्ण आते हैं। समृद्ध स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये 5 स्वर वर्ण आते हैं। अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्ध विपरीत के बारे में देखते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर यानी समृद्ध स्वर से अधिक, समृद्ध स्वर के अंतर्गत जो वर्ण बोले जाते हैं उनसे थोड़ा सा अधिक मुख अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत खोला जाता है, यानी मुख थोड़ा खुलता है। समृद्ध स्वर के अंतर्गत तो मुख जो होता है लगभग बंद सा रहता है, लेकिन अर्ध समृद्ध के अंतर्गत थोड़ा सा अधिक खुला हुआ होता है। इसके अंतर्गत 2 वर्ण ए और ओ वर्ण आते हैं। तीसरा हमारा जो हो जाएगा विपरीत स्वर। विपरीत का अर्थ हमने पढ़ा, विपरीत का अर्थ होता है हुआ खुला हुआ, यानी मुख इसमें सबसे ज्यादा खुलता है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है उन्हें विपरीत स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केवल एक वर्ण बड़ा आ आता है। बड़ा आ के उच्चारण में सबसे ज्यादा मुख खुलता है, इसलिए विपरीत स्वर के अंतर्गत केवल एक वर्ण बड़ा आ आता है। चौथा हमारा जो प्रकार है वो अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर हो जाएगा। अर्ध विपरीत का अर्थ होता है विपरीत से थोड़ा सा कम, यानी विपरीत का आधा थोड़ा सा कम, और अर्ध समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुलते हैं, मुख खुलता है। तो मुख जो होता है वह मध्यम रूप से खुलता है अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत छोटा अय और औ 3 स्वर वर्ण आते हैं। इसे हम कैसे याद रखेंगे ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे विपरीत स्वर। विपरीत स्वर के अंतर्गत केवल एक वर्ण बड़ा आ आता है। तो हम सबसे पहले याद रखेंगे विपरीत स्वर जो होता है इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा मुख को खुलता है इसके उच्चारण में। यहाँ पर केवल एक वर्ण बड़ा आ का निर्माण होता है। अब विपरीत स्वर जो होते हैं उससे थोड़ा सा कम जो खुलता है अर्ध विपरीत स्वर, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होते हैं इसे हम देखते हैं। छोटा आ अर्ध विपरीत के अंतर्गत आएगा। हमने ऊपर पढ़ा अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत यानी जो समृद्ध स्वर थे जिनमें मुख जो होता था वो लगभग बंद सा होता था, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था छोटी ई, बड़ी ई, री, ऐसे वर्ण आते हैं। तो उनसे जो बड़े वर्ण होंगे वे अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आएंगे, और अर्ध विपरीत के अंदर बड़ा आ से छोटा, छोटा आ गया,
और चूंकि अर्थ समृद्ध स्वर से थोड़ा सा अधिक खुलता है, इसलिए अर्थ समृद्ध में अगर ए बोला जा रहा है तो अर्ध विवृत के अंदर अ बोला जाएगा। अर्ध स्वर समृद्ध स्वर के अंतर्गत अगर ओ बोला जा रहा है तो अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत अ बोला जाएगा। इस प्रकार से हम मुख आकृति के आधार पर स्वरों, चार स्वरों को, चार प्रकार से हम जो स्वरों को बांटते हैं याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम व्याकरण के ऐसे प्रश्न जो भी परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं वे कोई भी प्रश्न हमसे छूटे ना, बेहतर तरीके से व्याकरण को पूरा करेंगे। शुरू से आखिरी तक आप वीडियो में बने रहें और आखिरी शुरू से आखिरी तक हम व्याकरण को कराने वाले हैं। आप लोग अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए, एजुकेशन फॉर एवरीवन टू। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।